तो दोस्तों, आज की कक्षा पुनर्वास चिकित्सकीय विधियों की दूसरी कक्षा है। पहली वाली कक्षा में हम अंतिम जो कक्षा हुई थी उसमें थर्मोथेरेपी हीट हम पढ़ चुके थे, और इससे पहले थर्मोथेरेपी से पहले हमने पढ़ी थी हाइड्रोथेरेपी। ठीक है, हाइड्रोथेरेपी और थर्मोथेरेपी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हाइड्रोथेरेपी कंप्लीट है, थर्मोथेरेपी हम पढ़ रहे थे जिसके 5 प्रकार हमने पढ़े थे। कंट्रास्ट बाथ पढ़ लिया था और हमने वर्लपूल बाथ पढ़ लिया था। अगला जो बाथ है वो है स्टीम बाथ। ठीक है, अगला जो बाथ है इसका नाम है स्टीम बाथ। स्टीम बाथ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसे भाप का स्नान भी कहते हैं। भाप, भाप जानते हो, स्नान, भाप का स्नान भी कहते हैं। अब भाप तो सभी जानते होंगे, जब चाय बनती है और ज़बरदस्त तरीके से वो जब खोलती है, मतलब उसके अंदर उफान आता है, तब उसके अंदर भाप पैदा होती है। किसी भी चीज़ को गर्म करने पर, जैसे दूध को गर्म करते हैं तब भाप आती है। तो इसी के अंदर क्या होता है, और इसको एक और नाम है इसका, इसे रोमन बाथ भी कहते हैं। इसे रोमन बाथ भी कहते हैं। बाथ भी कहते हैं। ठीक है, 2 नाम हैं, 3 है वैसे, स्टीम बाथ, भाप का स्नान, और एक रोमन नाम। यह रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है, रक्त परिसंचरण को क्या करता है, बढ़ाता है। स्टीम बाथ, इसके अंदर एक बॉक्स टाइप का होता है। स्टीम बाथ कैसे की जाती है वो भी बता देता हूँ। इस प्रकार का एक बॉक्स टाइप का होता है और इसमें ये इस प्रकार से गेट लगा होता है। इसके अंदर इंसान जाता है, इसमें भाप भरी जाती है और इस गेट को बंद करके 5 मिनट या जितनी भी देर वो रह सकता है उसमें, उतनी देर तक वो इसका उपयोग करता है। ठीक है, शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये क्या करता है, शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करता है। शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, यानी शरीर से जितनी भी गंदी चीज़ें हैं उनको क्या करता है, बाहर करता है। पसीने का स्त्राव करके वज़न घटाता है। भाप में अगर आप रहते हो तो आप सभी जानते हो पसीना आता है भयंकर। पसीने का स्त्राव कर वज़न घटाता है, घटाता है। ठीक है, क्या करता है, वज़न घटाता है। इसमें एक चैम्बर नुमा कमरे में भाप को छोड़ा जाता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, और जिसकी वजह से त्वचा की श्वेत ग्रंथियां, एफ्रीन ग्रंथियों के मुहाने खुल जाते हैं और पसीना स्रावित होता है। अगला है सोना बाथ। अगला क्या है, सोना बाथ। अब इसमें सोना बाथ से मतलब सोना वाला सोना नहीं है, गोल्ड वाला सोना नहीं है, आप कहीं उसको समझ लो। इसे वाष्प स्नान भी कहते हैं। वाष्प स्नान, ये सेम इसी के जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसे क्या कहते हैं, वाष्प स्नान भी कहते हैं। अब सोना में और स्टीम में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। इसमें भाप को वाष्प के रूप में एक बड़े कक्ष में छोड़ा जाता है। उसके अंदर एक छोटा सा कमरा होता है, इसमें एक बड़ा, इसमें तो इसके अंदर तो एक छोटा सा ऐसा चैम्बर टाइप का होता है, मतलब मान लीजिए कोई लोहे का छोटा सा बॉक्स हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सोना बाथ में क्या होता है, एक बहुत बड़ा कमरा होता है, उसके अंदर क्या छोड़ी जाती है, वाष्प छोड़ी जाती है, भाप छोड़ी जाती है।
ठीक है। इसे वेपर बाथ भी कहते हैं, इसे वेपर बाथ भी कहते हैं, ठीक है। अब वेपर बाथ कह दिया इसको। इस स्नान को चिकित्सा पद्धति के रूप में सबसे पहले फिनलैंड में प्रयोग किया गया था। इसमें बाफ को वाष्प के रूप में एक बड़े कक्ष में छोड़ा जाता है, ठीक है। यह हैवी वर्कआउट के बाद अनिवार्य रूप से लिया जाने वाला विश्रामात्मक उपचार है। यह हैवी वर्कआउट आउट के बाद अनिवार्य रूप से लिया जाने वाला विश्रामात्मक उपचार है, ठीक है। स्टीम बाथ के बाद अनिवार्य रूप से लिया जाने वाला प्रक्रम, पहले आपको स्टीम बाथ लेनी है, फिर सोना बाथ लेनी है। यानी अगर आपने स्टीम बाथ ले लिया है तो आपको ये कंपलसरी है, सोना बाथ लेना ही होगा, ठीक है। यह शरीर में WBC निर्माण में मदद करता है। क्या करता है? WBC, वाइट ब्लड सेल्स, WBC निर्माण में सहायक, ठीक है। तो ये दो आपके हो गए। अब अंतिम जो हाइड्रोथेरेपी का बचा है, सॉरी थर्मोथेरेपी का बचा है, वो है पैराफिन बाथ। अंतिम जो भाग है, 5 भाग हमने बताया था आपको कि थर्मोथेरेपी 5 प्रकार की है, जिसमें से हमने 4 पढ़ लिए हैं। अब अगला है पैराफिन बाथ। अब है पैराफिन बाथ। इसे मोम का स्नान भी कहते हैं, इसे मोम स्नान या मोम का स्नान भी कहते हैं, ठीक है। इसे मोम का स्नान भी कहते हैं। इसे वैक्स बाथ भी कहते हैं, वैक्स, मोम को ही कहते हैं वैक्स, इसे वैक्स बाथ भी कहते हैं, ठीक है। और पैराफिन का निर्माण ठोस मोम प्लस पेट्रोलियम जेली प्लस तरल मोम से किया जाता है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? पैराफिन का निर्माण लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए आप ठोस मोम प्लस पेट्रोलियम जेली प्लस तरल मोम, या हाँ तरल मोम कर लीजिए, तरल मोम, ठीक है। इससे क्या होता है? इसका निर्माण होता है। इस मिश्रण का तापमान 37 से 45 सेल्सियस रहता है। 37 से इसका तापमान 37 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। जब इस मिश्रण को शरीर पर लगाया जाता है तो इसमें आर पार देखा जा सकता है, इसलिए इसे पैराफिन पेंटिंग भी कहते हैं। जब इस मिश्रण को शरीर पर लगाया जाता है तब इसमें, जब इस मिश्रण को शरीर पर लगाया जाता है तब इसमें आर पार देखा जा सकता है, इसीलिए इसे पैराफिन
पेंटिंग कहते हैं, ठीक है, पैराफिन पेंटिंग कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपके दो, एक तो हाइड्रोथेरेपी और एक थर्मोथेरेपी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे फिजियोथेरेपी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी, इसे फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं, फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। इसको फिजिकल थेरेपी भी कहा जाता है। सबसे पहले शरीर के व्यायामों को चिकित्सा के रूप में हिप्पोक्रेट्स और गैलन ने प्रयोग किया था। आधुनिक समय में स्वीडन के पर हेनरिक लिंग ने एक नई जिम्नास्टिक शुरू की जिसका नाम सुजुकू रखा, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बीमारों के लिए जिम्नास्टिक। सुजुकू में हेनरिक लिंग शारीरिक व्यायाम के माध्यम से उपचार करता था। वर्तमान में फिजियोथेरेपी 3 प्रकार के व्यायामों में शामिल किए गए हैं, वही जो उन्होंने किए थे। पहला है इसमें आइसोमेट्रिक, दूसरा है आइसोटोनिक और तीसरा है आइसोकाइनेटिक, ठीक है। पहला है आइसोमेट्रिक, ठीक है, और दूसरा कौन सा है आइसोटोनिक, और तीसरा है आइसोकाइनेटिक, ठीक है। तो ये 3 प्रकार फिजियोथेरेपी में शामिल किए गए हैं। आइसो जो शब्द है उसका अर्थ होता है एक जैसा, ठीक है, ये जो एक जैसा इसका अर्थ होता है, ठीक है। मैट्रिक, टॉनिक और काइनेटिक का सबका अलग अलग होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक, ठीक है। तो आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक को घर पे भेज देते हैं। बात करें आइसोमेट्रिक की, तो इसकी जो खोज करता है वो है हैटिंगर और मूलर। इसके जो खोजकर्ता हैटिंगर व मूलर, ठीक है, आइसोमेट्रिक के। इस प्रकार के व्यायाम में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार के व्यायाम में किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती है, कार की गति नहीं होती, ठीक है, किसी भी प्रकार की गति नहीं होती। ये व्यायाम स्ट्रेंथ विकसित करते हैं, ये व्यायाम स्ट्रेंथ विकसित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? स्ट्रेंथ विकसित करते हैं। इस प्रकार के व्यायाम में मांसपेशी संकुचित होती है। मांसपेशी क्या होती है? संकुचित होती है। इस प्रकार के व्यायाम में मांसपेशी संकुचित होती है, ठीक है। इस प्रकार के व्यायाम में मांसपेशी संकुचित होती है, संकुचित, जिसके कारण मसल की लंबाई में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, जिसके कारण मसल की लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होती, ठीक है।
यानी मांसपेशियों में क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है, इसके कारण मसल बढ़ती नहीं है, वृद्धि नहीं होती उसमें। इस प्रकार के व्यायाम में सामान्य तौर पर किसी भी उपकरण का प्रयोग नहीं करते। इसमें किसी भी उपकरण का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, बिना उपकरणों के ये व्यायाम किए जाते हैं। ऐसे व्यायाम स्थायी अवस्था में किए जाते हैं, इसलिए इसे स्टैटिक स्ट्रेंथ को विकसित किया जाता है। इसके द्वारा स्टैटिक स्ट्रेंथ को विकसित किया जाता है। इस प्रकार के व्यायाम स्थैतिक प्रतिरोध के विरुद्ध संकुचन करता है। ठीक है, ऐसे व्यायाम स्थायी अवस्था में किए जाते हैं। ऐसे व्यायाम स्थायी अवस्था में किए जाते हैं। ठीक है, स्थायी अवस्था में किए जाते हैं, इसलिए ये स्टैटिक स्ट्रेंथ को विकसित करते हैं। इसलिए ये स्टैटिक स्ट्रेंथ को विकसित करते हैं, विकसित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के व्यायाम में जोड़ों पर कोई भी गतियां नहीं होती, इसलिए इन व्यायामों में किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है, बिल्कुल ज़ीरो होता है। ठीक है, ऐसे व्यायाम लंबे समय तक नहीं करने चाहिए क्योंकि ये जोड़ के लचीलेपन को कम कर देता है, और क्योंकि ऐसे व्यायाम में कंप्रेशन बल पैदा होता है, इसलिए रक्त का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए बच्चों और अप्रशिक्षित व्यक्तियों को ऐसे व्यायाम नहीं करने चाहिए। ठीक है, मांसपेशियों की शक्ति को विकसित करते हैं ये, और इसलिए ये ट्रेनिंग का भाग होते हैं, परंतु 20 वर्ष की उम्र से पहले तक, सिर्फ 20 वर्ष की उम्र तक ही ये करने चाहिए। अब इसके उदाहरण लिख लेते हैं अपन आइसोमेट्रिक के, क्या क्या उदाहरण हैं, कौन कौन से हैं, कैसे कैसे करते हैं। उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण ले लीजिए, वॉल पुश। वॉल पुश, दीवार को क्या करना, धक्का देना। जैसे ये दीवार है, ये बोर्ड है, ये मान लीजिए, इसको मैं धक्का दे रहा हूँ, तो इसमें कोई मांसपेशीय संकुचन हो रहा है ना, हो रहा है क्या? यानी आपके इसमें ना तो कोई मांसपेशी की वृद्धि हो रही है, ना ये फैल रही है, ये सिर्फ इतना ही धक्का लग रहा है इसमें। ठीक है, इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है मांसपेशियों में, सिर्फ आप ऐसे धक्का लगाओगे तो सिर्फ ऐसे ही आपका बल ही लगाओगे। ठीक है, कोई क्रिया इसमें नहीं हो रही है, तो वॉल पुश हो गया एक। तो अगला है ओवरहेड होल्ड। ओवरहेड होल्ड। फिर है प्लैंक होल्ड। प्लैंक होल्ड। और पैरों से जमीन को धकेलना। पैरों से जमीन को धकेलना, जमीन को धकेलना। और मुट्ठी बंद कर रखना, करके रखना। ठीक है, तो ये उदाहरण है आइसोमेट्रिक के। ठीक है, अगला है आइसोटोनिक। अगला है आइसोटोनिक व्यायाम। इसका खोजकर्ता लूण। राजस्थान में लूण को नमक भी कहते हैं, मतलब नमक को लूण कहते हैं। ये व्यायाम गतिशील संकुचन वाले व्यायाम होते हैं। ये व्यायाम गतिशील संकुचन वाले व्यायाम होते हैं। ठीक है, गति भी होती है और संकुचन भी रहता है।
ऐसे व्यायाम में तनाव पैदा होता है, लेकिन यह तनाव एक जैसा बन रहता है। ऐसे व्यायाम में तनाव पैदा होता है, लेकिन तनाव एक जैसा रहता है, ठीक है। यह तनाव दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रिक और एक होता है एसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है, जब तनाव प्रतिरोध से मिलने के लिए पैदा किया जाए, वही क्या है कॉन्सेंट्रिक। और एसेंट्रिक में क्या है, जब तनाव प्रतिरोध को साधने के लिए पैदा किए जाए। दो प्रकार का होता है तनाव दो प्रकार, कौन कौन से, कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रिक क्या है, जब तनाव प्रतिरोध से मिलने के लिए पैदा किए जाए, जब तनाव प्रतिरोध से मिलने के लिए पैदा किया जाए, ठीक है। और एसेंट्रिक में क्या है, जब तनाव प्रतिरोध को साधने के लिए पैदा किया जाए, जब तनाव प्रतिरोध को साधने हेतु किया जाए, ठीक है। इस प्रकार के व्यायाम में आंतरिक बल बाहरी बल के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैदा होता है। इसमें आंतरिक बल अधिक होता है, ये लिखो सीधा, इसमें आंतरिक बल का प्रयोग अधिक होता है, बल का प्रयोग अधिक होता है, ठीक है। राइटिंग समझ लेना यार, बहुत टाइम लगता है ऐसे लिखने में, लाइन ऊपर खींचने में, तो सीधा लिख रहा हूँ मैं। इस प्रकार के व्यायाम में स्थिर वजन का प्रतिरोध काम में लाया जाता है, स्थिर वजन, ठीक है। अब उदाहरण लिख लेते हैं इसके। सैंड बैग लेकर चलना, सैंड बैग। दूसरा है आयरन शूज पहनना, ठीक है। और लेग एक्सटेंशन और लंजेस, ठीक है, लंजेस। तो ये आइसोटोनिक कंप्लीट है। अब है आइसोकाइनेटिक व्यायाम, ठीक है। अगला है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। इसका जो खोजकर्ता है वो है पेरिन, और ये व्यायाम सबसे नवीनतम है। इसका प्रतिपादन हुआ है 1968 में। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता पेरिन ने इसका प्रतिपादन किया था 1968 के अंदर, इसलिए यह सबसे क्या है, नवीनतम है, सबसे नया है, ठीक है, सबसे क्या है, नया है। ये आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम का मिश्रण है, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक प्लस आइसोटोनिक व्यायाम का क्या है, का मिश्रण है, ठीक है। और ऐसे व्यायामों में जोड़ पर ज़्यादा तनाव और दबाव पैदा होता है। इनमें जोड़ पर ज़्यादा तनाव, ज़्यादा
तनाव और दबाव पैदा होता है, दबाव पैदा होता है। ठीक है। इस प्रकार के व्यायाम में अधिकतम लोड दिया जाता है जिससे मांसपेशियां पूर्णतः विकसित हो जाती है। इनमें अधिक लोड दिया जाता है, लोड भार दिया जाता है जिससे मांसपेशी पूर्ण विकसित हो सके। ठीक है, जिससे मांसपेशी पूर्ण विकसित हो सके। ऐसे व्यायाम की गति मिश्रित, धीमी और तेज होती है। ठीक है, ऐसे व्यायाम मिश्रित, धीमे व तेज होते। ठीक है, धीमे और तेज होते हैं। ये व्यायाम न्यूरो मांसपेशी समन्वय को विकसित करने वाले व्यायाम होते हैं। इनसे न्यूरो मांसपेशीय समन्वय विकसित होता है। ठीक है, इन व्यायामों से न्यूरो मांसपेशीय समन्वय विकसित होता है। इस प्रकार के व्यायाम में दो मशीनों का प्रयोग अधिक करते हैं, एक तो सीबैक्स और एक होता है आर्थोट्रॉन। दो मशीनों का प्रयोग का अधिक प्रयोग। ठीक है, एक तो सीबैक्स हो गया, एक हो गया आर्थोट्रॉन। सीबैक्स और एक हो गया आर्थोट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन आपके आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक आपके व्यायाम कंप्लीट हैं और फिजियोथेरेपी आपकी इसमें कंप्लीट है। इसका एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर इसके क्वेश्चंस के साथ में इसको अच्छे से हम समझेंगे एक बार और, जिसका वीडियो कुछ ही दिनों में हम डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोथेरेपी, और इसके बाद में फिर इलेक्ट्रोथेरेपी के बाद में आएगा आपके मसाज। ठीक है, मसाज भी पढ़ेंगे, सबकी मसाज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।